ठीक है, तो गुड आफ्टरनून क्लास। हम आज की क्लास चालू करने के पहले कल के बारे में थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। कल हमने क्या चीजें सीखी। एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर एक इकोनॉमिक एजेंट है जो अपना कुछ चालू करता है अपनी नॉलेज, स्किल्स, इनिशिएटिव या मोटिवेशन लेके, और अपने प्रॉफिट से सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए इम्पैक्ट जनरेट करता है। एंटरप्रेन्योर आंत्रप्रांद्रे वर्ड से आया है, जिसका मतलब है अंडरटेक, जो कि एक फ्रेंच शब्द है। जर्मन में इसको बोलते हैं अंटरमैन, टू डू समथिंग। 18वीं शताब्दी में रिचर्ड कैंटिलॉन ने एंटरप्रेन्योर टर्म का यूज बिजनेस को बताने के लिए किया था। 3 मेजर व्यूज है। पहला है रिस्क बेयरिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, और तीसरा है इनोवेशन। ये 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक भी बनाते हैं एंटरप्रेन्योर के, और इसलिए हम कंक्लूजन में जब एंटरप्रेन्योर को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन जो रिस्क लेता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी देख के कुछ नया बनाता है ताकि डिमांड क्रिएट हो सके, वो अपने लिए पैसा कमा सके और सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। एंटरप्रेन्योरशिप को हमने देखा था कि एंटरप्रेन्योरशिप उस एक्टिविटी को बोलते हैं जिससे एंटरप्राइज स्टैब्लिश होता है, साथ साथ स्टैब्लिश में होता उसको मैनेज किया जाता है। तो एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति है जो कि एंटरप्राइज को स्थापित करता है, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था, हमने टॉप 10 कैरेक्टरिस्टिक्स उठा लिए थे एंटरप्रेन्योर के। इसके अलावा और भी बहुत है जो कि आप अलग अलग वेबसाइट्स में, अलग अलग नोट्स में देख सकते हैं। कोई गलत नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये टॉप 10 है। वो रिस्क टेकर होना चाहिए, इनोवेटर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, ये हमने डेफिनेशन में क्लियर कर लिया है। इसके अलावा उसको फीडबैक लेना आना चाहिए, वो एक लीडर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हाईली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, उसके दिमाग में हमेशा हाई अचीवमेंट की बातें चलनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और अपना इनिशिएटिव लेने से ना घबराए, जो कि फ्यूचर की तरफ ओरिएंटेड हो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने माइक ऑफ कर लें, मेरे को स्टैटिक आ रहा है। आज हम देखेंगे टाइप्स और फंक्शंस, कौन कौन से तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं, या दूसरे लोगों ने, रिसर्चर्स ने, इकोनॉमिस्ट ने, जिन्होंने इतने सालों तक एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर को स्टडी किया है, उन्होंने इनको किस किस भाग में बांटा है। उसके लिए मैंने आपके लिए प्लेक्टी का प्रेजेंटेशन बनाया है, और फिर हम आएंगे फंक्शंस की तरफ। तो आप जो प्लेक्टी का प्रेजेंटेशन है वो इस लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं, मैंने पहले से खोल के रखा है। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर हम जब डिफाइन कर रहे हैं तो हम बताना चाहते हैं कि आज तक, अभी तक रिसर्चर्स ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, एंटरप्रेन्योर को स्टडी करने वाले और खुद एंटरप्रेन्योर्स ने अपने आप को किन किन पार्ट्स में बांटा है। अब ये भी बहुत सारे हैं, ये कुछ टॉप 10 हैं, जिसमें से भी हम सिर्फ 6 पे ज्यादा ध्यान देंगे, जो है रे और मंडल का क्लासिफिकेशन, क्लेरेंस डेनॉफ का क्लासिफिकेशन, कोल का क्लासिफिकेशन, बिजनेस के आधार पे क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट के स्टेज के आधार पे क्लासिफिकेशन, और मोटिवेशन के आधार पे क्लासिफिकेशन। एंटरप्रेन्योर को तरह तरह के बेसिस पे बांटा गया है, जैसे कि मैंने बता चुका है। सबसे पहले हम देखेंगे रे और मंडल का क्लासिफिकेशन। तो रे और मंडल ने बोला कि 4 तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं बेसिकली। एक मोबाइल, दूसरा मैनेजेरियल, तीसरा इनोवेटिव, और चौथा एम्पायर बिल्डर। मोबाइल एंटरप्रेन्योर मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई सोसाइटी में, एंटरप्रेन्योर को किसी ऑफिस स्पेस की जरूरत पड़नी बंद हो गई। वो अपना एंटरप्राइज कहीं से भी चला सकता है, और इसलिए उसका कोई पर्टिकुलर मटेरियलाइज्ड ऑफिस नहीं होता, उसका एक ईमेल एड्रेस होता है, उसका एक वर्चुअल ऑफिस होता है। इससे उसको ज्यादा आज़ादी मिलती है कि वो तरह तरह के क्लाइंट से मिल सके, नए लोगों से मिल सके, और अपने नेटवर्क को बढ़ा सके। मोबाइल एंटरप्रेन्योर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स। दूसरा प्रकार होता है मैनेजेरियल। मैनेजेरियल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, ये अपने जिस वेंचर को चालू किए रहते हैं, वो जैसे जैसे वेंचर बड़ा हो जाता है उसकी मैनेजिंग और मेंटेनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेते हैं, और उस वेंचर को ही मैनेज करने लगते हैं। जैसे कि बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक के संस्थापक है यूनुस,
यूनुस खान को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, नोबेल इकोनॉमिक प्राइज भी मिला था उस स्मॉल स्केल फाइनेंशियल टूल के लिए। तीसरा प्रकार होता है इनोवेटिव टाइप। इनोवेटिव टाइप मतलब जो हमेशा इनोवेशन के परसूट पे रहे, हमेशा इनोवेशन को मांगता रहे, इनोवेशन चाहता रहे, अपने ही मदर इंस्टीट्यूशन के अलावा उसके आसपास तरह तरह के इन्वेंशंस पैदा करे। जैसे कि विप्रो के जो चेयरमैन थे नारायण मूर्ति, और जो इन्फोसिस के प्रेसिडेंट, इन्फोसिस के प्रेसिडेंट थे, विप्रो के जो चेयरमैन थे उनका नाम अजीम प्रेमजी था। इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसके आसपास तरह तरह के, उसके आसपास भी नहीं, अंदर ही तरह तरह के इनोवेशन करते रहे, जो कि उन्होंने उनको मार्केट में आज स्थापित कर चुके हैं। और चौथा प्रकार होता है मंडल और रे के हिसाब से एम्पायर बिल्डर। एम्पायर बिल्डर वो लोग जो एक वेंचर बनाते हैं और उसके आसपास तरह तरह के बिजनेस खोलते जाते हैं, सिर्फ इनोवेट नहीं करते, नए नए वेंचर्स बनाते जाते हैं और एक पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। जैसे कि आज जियो करना चाहता है, रिलायंस ने एक समय पे किया है, वर्गीस क्यूरियन ने अमूल के साथ जो किया है कि एक सप्लाई लाइन से चालू किया और फिर सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में आ गया और एक एम्पायर खड़ा कर लिया। बिरला, टाटा, ये सारे एम्पायर बिल्डर के एग्जांपल्स हैं। दूसरा हम देखेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे तीन मेजर प्रकार हैं और मॉडर्न के अंदर और भी लोग आते हैं। पहला है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो बेसिकली इनोवेटर होते हैं। उनका जो दायित्व रहता है उनके हिसाब से वो हमेशा इनोवेशन की तरफ ज्यादा रहता है, ना कि उनको एंटरप्राइज बनाने में ज्यादा ध्यान रहता है। जैसे कि इलॉन मस्क ने टेस्ला कंपनी खोली, पर वो बेसिकली इनोवेटर है, इंजीनियर है। वो आज भी इनोवेट करता रहता है। उसने अपने शेयर्स और स्टॉक्स बेचने चालू कर दिए हैं। उसने अपने पेटेंट्स को ओपन फोरम में डाल दिया है। वो पेटेंट से पैसा नहीं कमाता, अपने सारे पेटेंट से। बेसिकली वो चाहता है कि और भी लोग उन पेटेंट का इस्तेमाल करके अपने एंटरप्राइज चालू करें। तो इनको हम फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन की एक और खासियत है कि ये ये इनका एंटरप्राइज पुश्तैनी नहीं होता। ये पहले लोग होते हैं जो अपना एंटरप्राइज चालू करते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं क्लासिकल। क्लासिकल एंटरप्रेन्योर मतलब जो जिनके दिमाग में हमेशा रहता है कि हमको किसी तरह का एंटरप्राइज चालू करना है। जैसे कि एक्सक्यूज मी, क्लासिकल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जिनके दिमाग में हमेशा रहता है कि उनको उनके कस्टमर्स की नीड फुलफिल करनी है। वो हमेशा मार्केट ओरिएंटेड रहते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे एंटरप्राइज खोलना है। वो ज्यादा से ज्यादा एंटर बिजनेस के बारे में सोचते हैं, बिजनेस साइड के बारे में सोचते हैं, रादर देन इनोवेशन के बारे में। और तीसरा टाइप है मॉडर्न टाइप। मॉडर्न टाइप इसलिए खास है क्योंकि आज हम जितने स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योर्स को देख रहे हैं वो ज्यादातर मॉडर्न टाइप के हैं। मॉडर्न टाइप के एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो किसी भी वेंचर को लेते हैं मार्केट की डिमांड के हिसाब से, और ये उन्हीं वेंचर को लेते हैं जो आज की नीड्स पे फोकस्ड है, और जैसे जैसे नीड्स चेंज होते जाती है ये अपने एंटरप्राइज को चेंज करने लगते हैं। इनके कुछ प्रकार हैं, जैसे कि ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं अपने आइडिया को लेके। अगर आज मैं कोई एंटरप्राइज चला रहा हूँ और कल मेरे को पता चला या मेरा फ्यूचर ओरिएंटेशन है कि कल को ये एंटरप्राइज इस तरीके से नहीं टेक प्लेटफॉर्म पे चलेगा, मेरा बैंक शायद टेलर की जरूरत ना पड़े मेरे बैंक में, और सारा काम डिजिटली हो सके, और मैं कैसा बैंकिंग एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं मॉडर्न मॉडर्न एंटरप्रेन्योर हूँ क्योंकि मैं चेंज के प्रति अवर्स नहीं हूँ। मैं चेंज को देखता हूँ, सोचता हूँ और चेंज को अडॉप्ट कर लेता हूँ। इसमें तरह तरह के टाइप है। आइडियलिस्ट टाइप, आइडियलिस्ट टाइप सबसे कॉमन टाइप के मॉडर्न एंटरप्रेन्योर है। ये इनोवेशन करते हैं जिन और इनको उनके इनोवेशन में पर्सनली कुछ मीनिंगफुल लगना चाहिए। इनका इनोवेशन सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं होता, इनके खुद के लिए भी होता है, जिसमें ये सोचते हैं कि उससे वैल्यू डिराइव करने की कोशिश करते हैं। दूसरे होते हैं जगलर्स। जगलर्स मतलब कि किसी बिजनेस को थोड़ा समय दिया, फिर दूसरे बिजनेस को थोड़ा समय दिया, ये बिजनेस और बिजनेस के बीच जगल करते रहते हैं। तीसरे होते हैं सस्टेनर्स। सस्टेनर्स मतलब कि वो लोग, वो वैसे एंटरप्रेन्योर जो अपने पर्सनल लाइफ
अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने आज के एंटरप्राइज के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, एक तरह का बैलेंस लाना चाहते हैं। इनका आइडिया ये नहीं होता कि हम अपना मार्केट बड़ा करें, या ये हमेशा मार्केट के बारे में नहीं सोचते कि एक छोटा सा एंटरप्राइज खोलेंगे, उस एंटरप्राइज पे गर्व लेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ को आपस में बैलेंस कर सके, सामंजस्य बिठा सके। उसके बाद होता है सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर की बात हमने कल की थी, जब एक आपके कलीग ने कहा था कि एनजीओ या एनपीओ। सोशल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो इनोवेशन लाते हैं सोशल स्पेस में, और उनका बेसिक मकसद होता है कि वो सोसाइटी के लिए इम्पैक्ट जनरेट कर सके, ना कि प्रॉफिट। प्रॉफिट उनका सेकेंडरी मोटिव होता है। प्रॉफिट के बेस पे उनको कैपिटल मिलता है, वेंचर कैपिटलिस्ट उनको प्रॉफिट के बेस पे फंड करते हैं, पर जो बेसिक उनका बिजनेस मॉडल होता है उसमें इम्पैक्ट प्राइमरी होता है। जैसे कि आजकल में मैं एक बहुत अच्छे एंटरप्राइज से रूबरू हुआ जिसका नाम है खेती। खेती बेंगलोर के आसपास, हैदराबाद के आसपास चालू हुआ है, और इनका मॉडल ऐसा है कि ये समझते हैं कि वेजिटेबल्स जब ओपन स्पेस में उगाई जाती हैं तो नेचुरल वेजरीज की वजह से, दूसरी तरह के वेदर एबनॉर्मेलिटीज की वजह से उनका यील्ड उतना नहीं मिलता। ग्रीन हाउस सुटेबल है, पर ग्रीन हाउस जो है बहुत महंगा है। ग्रीन हाउस को सस्ता करने के लिए उन्होंने तरह तरह के एक्सपर्ट्स और इजरायली कंपनी और महिंद्रा मैन्युफैक्चरिंग के साथ टाई अप किया, एक प्रोडक्ट डेवलप किया जिसको वो ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स बोलते हैं। और एक ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स बिल्ट इन ड्रिप इरिगेशन के साथ आता है और सस्ता है, मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए का, जो कि कोई फार्मर जब अपना वेंचर चालू कर रहा है तो 1 लाख कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती फार्मिंग के लिए उसके उस समय पे। और उनको वो सिर्फ फंड, उनको सिर्फ ग्रीन हाउस नहीं देते, उनको वो फंड करते हैं ग्रीन हाउस खरीदने के लिए, उनको बैंक से लोन प्रोवाइड करवाते हैं। एक समुन्नति करके एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जिसके साथ उनका टाई अप है। और उसके बाद जब वेजिटेबल्स उग जाते हैं तो उस प्रोड्यूस को मार्केट भी करते हैं और बीच में एक्सटेंशन सर्विसेज भी देते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज भी देते हैं। तो ऑल इन ऑल पूरी हैंड होल्डिंग देते हैं, और उनका बेसिक प्रोडक्ट है ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स। इसलिए ऐसे लोगों को जिनके दिमाग में सबसे पहला चीज है कि हमको सोसाइटी में किसी तरह का बदलाव देखना है, कोई इम्पैक्ट देखना है, पैसा कमाना उनका सेकेंडरी मोटिव है, हम ऐसे एंटरप्रेन्योर को सोशल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। मॉडर्न में एक और टाइप आता है सीरियल एंटरप्रेन्योर। सीरियल एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो नए नए बिजनेस बनाते रहते हैं। एक बिजनेस बनाया, उसको स्टैब्लिश किया, उसको सीईओ के हाथों में सौंपा, और फिर नया बिजनेस चलाने चले गए। जैसे प्रमथ राज सिन्हा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के फाउंडर हैं, और उन्होंने उसके बाद लगातार 99 मीडिया वगैरह और भी तरह के एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश किया, फाउंड किया, और आज वो मेरे ख्याल से अकेडमिया में और एंटरप्रेन्योरशिप में भारत में बहुत बड़ा नाम है। इसके बाद आता है लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर। ये नया ब्रीड देखने मिला है इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया की वजह से। ये लोग अपने आप को कई बार इन्फ्लुएंसर्स भी बोलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो लाइफस्टाइल ड्रिवन होते हैं, जो फैशन को बढ़ावा दे रहे हैं, या ऑर्गेनिक या नेचुरल तरीके को बढ़ावा दे रहे हैं। बेसिकली ये आपके लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, आपके लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, और इनका पूरा बिजनेस मॉडल आपके लाइफस्टाइल पे निर्भर करता है। हम अपना नेक्स्ट टाइप देखेंगे, क्लैरेंस डेनॉफ। चिंता मत करना अगर मैं बहुत तेजी से जा रहा हूं तो हम इसके बाद डिस्कशन भी करेंगे, इसके बारे में और डिटेल में कर लेंगे, पर वीडियो की वजह से मुझे थोड़ा तेजी से जाना पड़ रहा है। क्लैरेंस डेनॉफ के हिसाब से 4 तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं। एग्रेसिव, इमिटेटिव, फेबियन, ड्रोन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। क्लैरेंस डेनॉफ को किताबों में सबसे ज्यादा पाया जा सकता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की किताबों में, और साथ ही साथ इसी से निकल के आते हैं। जब आप अभी जेआरएफ वगैरह देंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस डेनॉफ मॉडल पे बेस्ड होते हैं, तो इसलिए इस मॉडल को ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला है एग्रेसिव या इनोवेटिव। मैं इन टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ और आपके मन में आ रहा होगा कि नहीं, ये तो उसने भी बोला था, या ये तो वो भी है, और वो एक ही है। तो बेसिकली हाँ, आप सही हैं, ये कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स नहीं।
अलग अलग लोगों ने एंटरप्रेन्योर को अलग अलग तरीके से देखा और अलग अलग नाम दिए, और इसलिए कई बार हो सकता है दो नामों के बीच ओवरलैप हो सकता है सीरियल एंटरप्रेन्योर और मोबाइल एंटरप्रेन्योर एक हो सकता है एक ही एंटरप्रेन्योर 3-4 तरह के क्लासिफिकेशन का हिस्सा हो। तो इसलिए इसको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना, इनका नाम जानना बस आपको जरूरी है, और समझना जरूरी है कि जब कोई एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर को आप देखो तो वो किस तरह का है, और अपने आप के बारे में जानना जरूरी है कि आप किस तरह के एंटरप्रेन्योर हैं। पहला है एग्रेसिव या इनोवेटिव। इन लोग जब अपना एंटरप्राइज स्थापित करते हैं तो इनोवेशन फोकस होते हैं। इनोवेशन फोकस मतलब इनका पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो सीरीज है वो सिर्फ इनोवेशन पे बेस्ड होता है। जैसे कि एप्पल आईफोन के बाद रुका नहीं, आईपैड, एप्पल वॉच, और ये सारे उस समय के लिए इनोवेशन थे, बिकॉज आईफोन अपने आप में बोल सकते हैं आप पहले तरीके का फोन था जिसको माइक्रोसॉफ्ट आते हुए नहीं देख पाया, और इसलिए शायद उस जगह पे उस डोमेन में फेल भी हो गया। पर बेसिकली मुकेश अंबानी जब वो जियो बना रहा है तो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है, कॉन्स्टेंटली इनोवेट कर रहा है। जियो के साथ जियो मार्ट, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, जियो मूवीज, जियो टीवी। सो वो बेसिकली एक एम्पायर भी खड़ा कर रहा है, साथ साथ में इनोवेट भी करता जा रहा है, तो वो एम्पायर बिल्डर और इनोवेटिव दोनों में आएगा। दूसरा अडॉप्टिव। अडॉप्टिव लोग होते हैं जो किसी और के इनोवेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब कि जैसे मैंने मोबाइल नहीं बनाया, मैंने फ्रिज नहीं बनाया, लेकिन मैंने आज मोबाइल और फ्रिज, मतलब मैंने इन्वेंट नहीं किया है फ्रिज को, पर अगर कल मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल लूं जिसमें मैं फ्रिज बना रहा हूँ और बेच रहा हूँ, तो मैं इमिटेटिव हूँ, क्योंकि मेरे को पता है रेफ्रिजरेटर का मार्केट बहुत बड़ा है। रेफ्रिजरेटर भले मैंने इन्वेंट नहीं किया है पर मैं उसको बेच सकता हूँ, और मैं दूसरों को कॉपी कर सकता हूँ जो दिख रहे हैं। तो इमिटेटिव मतलब कॉपी करना, किसी और किसी और के एंटरप्राइज या इनोवेशन को सक्सेसफुली कॉपी करना किसी और कॉन्टेक्स्ट में। तीसरे होते हैं फेबियन। फेबियन विद अ फ, टिमिड एंड कॉशियस। ये हमेशा डरते हैं किसी भी तरह के नए इनोवेशन को अडॉप्ट करने के पहले। ये बहुत रिजिड होते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके और जल्दी चेंज नहीं करना चाहते। जैसे कि कोडैक। कोडैक आप लोग को याद होगा या आपके मम्मी पापा से पूछिएगा, कोडैक उस समय का सबसे बड़ा फोटोग्राफी बिजनेस था। उनके जो रील्स थे, उनके कैमरेज थे, सब पूरी फोटोग्राफी मार्केट में लोगों को लगा कि कोडैक को कोई परास्त नहीं कर सकता। पर कोडैक ने ध्यान नहीं दिया कि कब डिजिटल कैमरेज आने चालू हो गए, और उसके हिसाब से उसने उनको अडॉप्ट नहीं किया, और इसलिए कोडैक आज सिर्फ एक कहानी। कोडैक के आज बहुत कम प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्योंकि अब डिजिटल स्पेस ने पूरा कोडैक का मार्केट कैप्चर कर लिया। चौथा है ड्रोन। ड्रोन जो चेंज चाहते ही नहीं, वो किसी भी तरह के चेंज को अडॉप्ट करते ही नहीं है, बहुत ऑर्थोडॉक्स पीपल होते हैं। यहाँ तक कि अगर उनको बोला जाए कि अगर आप इस चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपके पैसे, आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे, आपका बिजनेस मार खाएगा, तो भी वो नहीं करते। मैक्सिमम गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, एंटरप्राइज जो होते हैं, गवर्नमेंट रन एंटरप्राइज, वो बेसिकली ड्रोन टाइप के होते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के पास कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव नहीं होता है, ना कि वो उतने समय तक उस एक जगह पे रहते हैं कि वो इनोवेशन ला सके, जैसे कि बीएसएनएल। इसके बाद आखिर वाले में, आखिर तो नहीं, थर्ड लास्ट में हम आते हैं, जो है आर्थर एच कोल का क्लासिफिकेशन। आर्थर एच कोल ने 3 तरह के क्लासिफिकेशन दिए, एम्पेरिकल, रैशनल, कॉग्निटिव। एम्पेरिकल माने कि जो थंब रूल को फॉलो करता है, डेटा को फॉलो करता है, इनोवेशन पे ध्यान कम रहता है। अगर मैंने आज किसी एक पर्सन, अगर मुझे आज किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई साहब आपका बिजनेस चलेगा क्योंकि ये देखो नंबर्स, तो मैं ये बिजनेस खोल लूंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं उस इनोवेशन से, क्योंकि मेरे दिमाग में पैसा है और मैं सिर्फ एम्पेरिकल, मैथमेटिकल और डेटा बेस पे ही अपना बिजनेस खोलूंगा। दूसरे होते हैं रैशनल। रैशनल एंटरप्रेन्योर्स को पता होता है कि मार्केट कैसे चेंज हो रहा है, वो अपने एंटरप्राइज को टाइम और स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, और उसके बाद तरह तरह के इनोवेशन साथ में लाते जाते हैं। रैशनल एंटरप्रेन्योर एम्पेरिकल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ थंब रूल्स का नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल्स का नहीं। उनको पता होता है कि प्रिंसिपल्स नए नए कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो सकते हैं और हर जगह फॉलो नहीं हो सकते।
तीसरा है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव सिर्फ जो अपनी बुद्धि पे नहीं, एक्सपर्ट्स की निगाहों में और दूसरों से भी एडवाइस लेता है, तरह तरह के चेंजेस लाता है, कई बार अपने एंटरप्राइज को कंप्लीटली चेंज कर देता है, एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करता है कुछ भी नया करने के पहले। तो अगर आप देखेंगे कोल का क्लासिफिकेशन तो वो स्टेजेस में डेवलप है। पहला है एम्पेरिकल स्टेज, रैशनल एम्पेरिकल और अपनी बुद्धि दोनों को मिलाता है। और कॉग्निटिव अपनी बुद्धि, बाकियों की बुद्धि और एम्पेरिकल एविडेंसेस को भी मिलाता है। टाइप्स ऑफ बिजनेस के आधार पे हमारे पास है 5 क्लासिफिकेशन। ओवरवेलमिंग हो सकता है, इतना सारा क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया, सबको लग सकता है कि ये कैसे याद रहेगा, पर आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप 5 क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं अगर अच्छे अच्छे वाले लिख रहे हैं तो। और उतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे जो प्रकार हैं ये अपने नाम से क्लियर है। अगर आप इनके नाम को ही बस पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या होगा। जैसे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस में पहला क्या है, बिजनेस। बिजनेस मतलब जो बिजनेस खोल लेता है, जैसे कि मैंने कपड़े की दुकान खोली, वो एंटरप्राइज है, पर उसमें किसी तरह का इनोवेशन नहीं है। वो बस मैंने पैसे और मार्केट डिमांड के हिसाब से खोला है। मेरे को पता है यहाँ पे कपड़े की दुकान अच्छी चलेगी या यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस अच्छा चलेगा, तो मैंने प्रिंटिंग प्रेस खोल लिया। ना वो मेरा इनोवेशन है, ना मैं उसमें कोई इनोवेशन कर रहा हूँ, मैं बस एक बिजनेस चलाना चाहता हूँ। दूसरे होते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स क्या करते हैं, जिनका जो मैन्युफैक्चरिंग में टेक पार्ट नहीं करते, जो एक तरफ से उठाते हैं दूसरी तरफ को देखते हैं, मिडिल मैन बोलते हैं हम जिनको कई बार। ये तरह तरह के हो सकते हैं। एक्सपोर्ट ट्रेडर्स। एक्सपोर्ट ट्रेडर्स क्या करेंगे, देखेंगे कि बाहर देशों में कितना डिमांड है, उनके देश में कितना सप्लाई है, इस सप्लाई को एग्रीगेट करेंगे और बाहर देशों में जिनको बेचना है बेचेंगे। आपके मंडी में भी ट्रेडर्स होते हैं, अगर आप लोग मंडी गए होंगे कभी तो, जो अ, किसान का सामान इंडस्ट्रीज को बेचता है, मिल्स को बेचता है। तीसरा है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल मतलब जो एंटरप्राइज बनाना चाहता है पर कोई छोटा नहीं, वो एक कंप्लीट इंडस्ट्री खड़ी करना चाहता है। केमिकल इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। चौथा है कॉरपोरेट। कॉरपोरेट नाम से समझ आएगा, कॉरपोरेट जो तरह तरह के सर्विसेज और गुड्स को मैनेज करता है, कॉरपोरेट इनकॉर्पोरेट कर लेता है अपने अंदर। जैसे कि रिलायंस कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, गूगल कॉर्पोरेशन, इनका कोई एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है या कोई सिंगल सर्विस नहीं है, ये तरह तरह के सर्विसेज को अपने अंदर इवॉल्व कर लेते हैं। ये एक लीगल एंटिटी हो जाते हैं, इनके पास खुद के राइट्स होते हैं, ये दूसरों के ऊपर कोर्ट केस लगा सकते हैं, दूसरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं इनके नाम से। पांचवे होते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को उगाते हैं या मार्केटिंग करते हैं या उससे रिलेटेड और कोई इनपुट सर्विसेज बनाते हैं, इन सबको हम एग्रीकल्चरल बोलते हैं। और ये काफी खास है क्योंकि ये बताता है कि एग्रीकल्चर इज नॉट योर टिपिकल बिजनेस। एग्रीकल्चर आपका रेगुलर बिजनेस नहीं है, आपके रोजमर्रा के धंधों जैसा नहीं है। एग्रीकल्चर का धंधा एक हाई रिस्क लो प्रॉफिट धंधा है, जिसको बहुत कॉशियसली और बहुत इनोवेटिवली करना पड़ता है अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं। आखिरी है मोटिवेशन। आखिरी मतलब इस क्लास के लिए आखिरी, बेसिकली और भी है। मोटिवेशन के आधार पे चार प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स हैं। पहला है मोटिवेटेड, जो खुद की खुशी के लिए एंटरप्राइज खोलते हैं, वो खुद में मोटिवेट होते हैं, उनको ऐसा सेल्फ फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है कि हाँ मेरा कुछ है या मैंने कुछ खोल दिया। प्योर प्योर एंटरप्रेन्योर मतलब जो सिर्फ साइकोलॉजिकल या इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स से मोटिवेशन डिराइव करते हैं। इनका मोटिवेशन इंट्रिंसिक ना होके ज्यादातर एक्सट्रिंसिक होता है, मतलब बाहरी मोटिवेशन होता है, अंदरूनी मोटिवेशन नहीं होता। ये बाहर के मार्केट के हिसाब से किसी तरह का एंटरप्राइज खोलना चाहते हैं जिससे इनको प्रॉफिट हो। तीसरे होते हैं इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब जैसे जब स्टार्टअप इंडिया आया तो उसने बोला कि 2 साल तक कोई स्टार्टअप टैक्स नहीं देगा, तो इस पॉलिसी चेंज से कुछ लोगों का मोटिवेशन इंड्यूस हो जाता है, बोलते हैं कि हाँ अब मैं अपना स्टार्टअप खोल सकता हूँ। जैसे कि अभी जो कोविड के बीच फाइनेंस मिनिस्टर की इतनी सारी ब्रीफिंग हुई, उसमें से एग्रीकल्चर वाली ब्रीफिंग में उन्होंने बोला कि हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाएंगे 10,000 करोड़ का नाबार्ड की तरफ से। इस फंड का क्या काम है, वो सारे एंटरप्रेन्योर्स जो फार्म गेट पे काम करना चाहते हैं, कोल्ड स्टोरेज, डिमांड एग्रीगेटर्स जो सामान को इधर से उधर ले जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हब्स,
इन लोग को सस्ते दामों में ज्यादा मोरेटोरियम पीरियड के साथ, मतलब ज्यादा समय तक उनको लेवरेज दिया जाएगा कि वो अपना लोन बाद में पटा सकते हैं। ये फंड उनको फंड करेगा। तो इससे प्रभावित होके जो इस अगर ये पॉलिसी नहीं आती तो शायद वो एंटरप्रेन्योर नहीं होता। ऐसे एंटरप्रेन्योर इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। और चौथे हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब इनका कोई मन नहीं होता एंटरप्राइज चालू करने का, ऐसे दिमाग में कुछ नहीं होता, पर जैसे इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी अपने आप को प्रेजेंट करती है, ये उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं और एंटरप्राइज खोल लेते हैं। ये आज के टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर का अपना छोटा सा प्रेजेंटेशन। रे और मंडल का, क्लैरेंस स्टैनहॉफ का, पोल का बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑफलाइन इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अब हम आते हैं फंक्शंस में। एंटरप्रेन्योर के बेसिकली 9 फंक्शन होते हैं। इन 9 फंक्शन को आप जो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन है उससे भी याद रख सकते हैं। पहला क्या था? रिस्क टेकिंग। नहीं, पहला अपन जाते हैं इनोवेशन से चालू करते हैं। पहला था इनोवेशन। इनोवेशन में क्या क्या आएगा? आइडिया जनरेशन, एक नए आइडिया का उद्गम करना, एक नए आइडिया को जनरेट करना, स्थापित करना कि हाँ ये मेरे दिमाग में एक आइडिया है जो शायद एक एंटरप्राइज बन सके। तो पहला फंक्शन हो गया आइडिया जनरेशन। दूसरा हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। किस तरह का बिजनेस है, मेरे बिजनेस का टाइप क्या है, मेरा बिजनेस किस एरिया में काम करेगा, किन लोगों के लिए काम करेगा, मेरा बिजनेस मॉडल क्या है। ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये दोनों इनोवेशन में आते हैं। तीसरा है फंड रेजिंग। ये रिस्क टेकिंग में आता है। फंड रेजिंग मतलब उसको पता है कि उसको अपना एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए फाइनेंस की जरूरत है, तो वो लोगों से पैसा मांगता है। उसको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से वो मांग सकता है। वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, लोन्स, गवर्नमेंट सब्सिडीज, उसको सोर्स भी पता होते हैं उसके फंड के, और साथ ही साथ स्रोत के साथ साथ उसको पता होता है कि किस तरह की फॉर्मेलिटीज लगेंगी, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है, और मेरे लिए क्या बेहतर है, मैं कहाँ से पैसा जमा करूं। चौथा है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट भी रिस्क टेकिंग में ही आ जाता है। हमने इन दोनों को बांटा इनोवेशन में, हम इन तीनों को बांटेंगे रिस्क, इन चारों को बांट देंगे रिस्क टेकिंग में, मार्केट रिसर्च तक। फंड रेजिंग, प्रोक्योरमेंट, अब समझ आ गया, मेरे पास पैसा आ गया, मेरे को पता है किस तरह का बिजनेस है, मेरे को मेरा आइडिया पता है, मेरे को कुछ सामान लगेगा, तो मैं उस सामान को आइडेंटिफाई करूंगा। मैं देखूंगा कि सबसे सस्ते में कहाँ से मिल सकता है। मैं देखूंगा कि मैं उसको किस तरीके से और बेहतर बना सकता हूँ अपने एंटरप्राइज या अपने आइडिया के लिए। मैं उसी तरीके से मशीनरी को प्रोक्योर करूंगा। मशीनरी और मटेरियल के प्रोक्योरमेंट में एक बेसिक डिफरेंस है, मशीनरी को आपको एक बार करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स आपको बार बार लगेंगे। और छठा फंक्शन है मार्केट रिसर्च। मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा मार्केट कितना बड़ा है, मेरे मार्केट में कौन कौन लोग हैं, मेरे मार्केट को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, गवर्नमेंट, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स, मेरा कंपटीशन क्या क्या है। इस तरह की रिसर्च करना जरूरी है जब भी आप किसी तरह का एंटरप्राइज चालू करते हैं, और ये एंटरप्रेन्योर का एक बेसिक फंक्शन है। यहाँ तक आ गए अपन रिस्क टेकिंग में, है ना। रिस्क बियरिंग, इनोवेशन, और आखिरी है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में अब हमने सब कर लिया, अब हमको बताना है, सोचना है कि किस तरह का फॉर्म हम डिटरमाइन करें। क्या हम अकेले मालिक बन जाए, क्या हम अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में आ जाए, या एक कोऑपरेटिव डेवलप कर ले जहाँ पे सब कोई पार्टनर है, जैसे कि फार्मर कोऑपरेटिव होता है, वो हर कोई पार्टनर है उस कोऑपरेटिव का, वो हर कोई पैसा इकट्ठा करके उस कोऑपरेटिव को चलाते हैं, और वो कोऑपरेटिव उन सब की मदद करता है। आठवां है रिक्रूटमेंट। किसी भी एंटरप्राइज को चलाने के लिए अकेले तो चला नहीं सकते, आपको लोग लगेंगे, तो आपको देखना है कि आप अपने एम्प्लॉयज को कहाँ से उठा सकते हैं, एम्प्लॉयज के लिए कितनी सैलरी देनी है एम्प्लॉयज को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या 4 रिसर्चर होंगे, क्या 2 रिसर्चर होंगे, क्या 3 इम्प्लीमेंटर्स होंगे, एग्जीक्यूशनर कितने होंगे, सेल्स वाले कितने होंगे, वगैरह वगैरह। ये सब रिक्रूटमेंट या ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं इसको। और नौवां है इम्प्लीमेंटेशन। जब ये सब होने के बाद एंटरप्रेन्योर अपने एंटरप्राइज को स्थापित कर देता है, इम्प्लीमेंट करता है अपने आइडिया को,
मेंटेन करता है और मैनेज करता है एंटरप्राइज की डे टू डे एक्टिविटीज को, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन। 3 फंक्शन, मतलब हमने इन 9 फंक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला है इनोवेशन, दूसरा है रिस्क टेकिंग और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन। इनोवेशन में आइडिया जनरेशन और डिटर्मिनेशन, रिस्क टेकिंग में फंड रेजिंग, सामानों को लाना, पैसे इकट्ठा करना, मशीनरी लाना, मार्केट रिसर्च करना, और आखिरी वाला जो था ऑर्गेनाइजेशन, तो पता होना चाहिए किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कैसे लोगों को लाऊं, किस तरह के लोगों को लाऊं, किस तरह के लोगों की जरूरत है मुझे मेरा एंटरप्राइज चलाने के लिए, और साथ ही साथ अब मैं अपना एंटरप्राइज जब स्थापित कर चुका हूं तो मैं उसको किस तरीके से मैनेज करूं। आज की क्लास पे इतना ही। हम आप क्वेश्चंस और अगर किसी और टॉपिक के बारे में और अच्छे से जानना हो तो इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के बाद ऑफलाइन कर सकते हैं। थैंक यू।